देखिए, आज हम पढ़ते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना क्या होता है, ठीक है। देखो प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना को हम लोग संविधान का आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का आत्मा। और आपको पता होगा कि अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद को, जो अपने 395 अनुच्छेद में से 32वां अनुच्छेद आता है, उसको हम संविधान का आत्मा कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि अंबेडकर जी ने उसको संविधान का आत्मा कह दिया था। भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को कह दिया। लेकिन अगर आप प्रस्तावना पढ़ते हो तो आपको समझ लीजिए कि इसमें बहुत सारे चीज़ और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी से आपको मिल सकते हैं। ये अगर प्रस्तावना आप पूरा जान लेते हो, सिर्फ एक पृष्ठ में, फर्स्ट पेज में ही दिया होता है प्रस्तावना। और प्रस्तावना को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद ही हम अनुच्छेद या आर्टिकल या फिर हम भाग कुछ भी पढ़ सकते हैं। उसके आगे का जितना भी होगा ना, हम प्रस्तावना को जानने के बाद, क्योंकि इसको पढ़ने से हमारा आधा संविधान ढंग का समझिए तो ख़त्म कर देते हैं। हम इसको सिर्फ समझ लेते हैं। अगर ये समझ में ना आता है तब तो हम समझ ही नहीं पाते हैं। देखो, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। और आपको अभी अनुच्छेद 32 के बारे में बताई हूँ कि अनुच्छेद 32 को भी आत्मा कहा गया है संविधान का। लेकिन सिर्फ प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है। और पूछेगा कि अनुच्छेद में किसको संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। उसको भीमराव अंबेडकर ने बताया था। और इसको ठाकुर दास भार्गव ने बताया है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इतना समझ में आया? अब आप लोग समझिए क्या है। आप लोगों को जिस तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाता है कि कितने टाइप का हमें न्याय मिला है, कितने टाइप का हमें इसमें स्वतंत्रता मिला है, क्या है स्रोत इसका, ये सारे चीज़ आपको इसी में समझना है। तो पहले हम संविधान का जो है प्रस्तावना फर्स्ट पेज में ही आता है, तो उसको पहले हम देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि ये भैया संविधान का आत्मा है। अगर इसे हम पढ़ लेते हैं तो हमारा पूरा संविधान, मतलब आधा संविधान तक हम समझ सकते हैं। क्योंकि उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं इतना हमें पता चल जाएगा। जिस तरीके से आपको मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है, तो उसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या तरीके से आपको स्वतंत्रता मिलती है, क्या क्या किस तरीके से आप स्वतंत्र हो, ये सारे चीज़ उसमें दिया गया है। तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा। तो इसने ठाकुर दास भार्गव हैं, इन्होंने संविधान को सबसे बड़ा आत्मा कह दिया। मेन आत्मा है, हृदय है, कुछ भी कहिए, ये संविधान का आत्मा हृदय है। बहुत डिटेल में समझोगे और पढ़ोगे तब आपको समझ में पूरा आ जाएगा। इसको, प्रस्तावना को पहचान पत्र किसने कहा था? जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को पहचान पत्र किसने कहा था? N.A. पालखी वाले ने इसको संविधान का पहचान पत्र कहा जाता था। जैसे आप लोग पहचान पत्र अपना दिखाने के बाद ही कोई काम मतलब स्टार्टिंग करते हो, तो ये है पहचान पत्र। इसको समझो, उसके बाद आप एंट्री करो संविधान में। अनुच्छेद में आप जाओ, भाग 22 तक पढ़ लो, 1 से लेके भाग 22 तक पढ़ो, अनुच्छेद 395 तक पढ़ो। लेकिन पहले इसको आप समझ लो, मेन ये चीज़ है। इसमें पहले ही शुरुआत किया जाता है जब संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना पहले याद कर लेना आप लोग। जैसे कहा जाता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों और मतलब इस तरीके से उसको पहले पढ़ो। अब इसी में आपको बताऊंगी कि क्या होता है कि हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको इसमें डिटेल में समझ में आएगा। अब इसके बाद प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली कहा गया है, या कुंजी कहिए। ये क्या है? संविधान का कुंजी है। जिस तरीके से आप सारे बुक्स ले लेते हो, अब आपको समझ में नहीं आता है तो उसका आप लोगों को गाइड आता है, उसे हम लोग कुंजी कहते हैं। गांव में कुंजी कहा जाता था उस समय। तो इसी तरीके से ये क्या है? कुंजी है। ये जन्म कुंडली या ये कुंजी है।
पूरे संविधान जो पूरा संविधान अपना 22 भाग और 395 जो भी है अनुच्छेद, उनमें से हम लोग इसको क्या कहते हैं, कुंजी। ये क्या है, कुंजी। अब इसको कुंजी किसने कहा था, तो के.एम. मुंशी ने, कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी ने इसको क्या कहा था कि ये जन्म कुंडली है। क्या है, जन्म कुंडली है, कुंजी है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना, संविधान की कुंजी। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है और इसको संविधान का आत्मा भी कहा गया है, इसको पहचान पत्र भी कहा गया है। ये तीनों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद इस संविधान को, इस प्रस्तावना को पारित करने के लिए अब इसको किसने पहले बताया कि भैया इस तरीके का हमारा प्रस्तावना होना चाहिए, क्योंकि संविधान लिखा जब जा रहा था तो उस समय पता ही नहीं था कि ये प्रस्तावना क्या होता है। सारे चीज़ लिखे जा रहे थे, तो पहले हम लोग एक पेज में पढ़ लेंगे, एक पेज में लिख लेंगे कि ये तने सारे जो चीज़ हैं, एक पेज में सिर्फ जो 8-10-12 लाइन लिखा गया है उतने ही हमारा क्या है, प्रस्तावना है। तो इसको जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रस्तावना की उत्पत्ति के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 23 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य यानी प्रस्ताव रखा था। उन्होंने उद्देश्य दिया, प्रस्ताव रखा, खड़ा होकर बोला कि देखिए इस तरीके से ये चीज़ बनना चाहिए, जिस तरीके से कि मान लीजिए संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें किसको नहीं आना चाहिए, भैया आप अंग्रेज हो, आपको नहीं आना है। हम अपने संविधान को लिखेंगे, हम पूरे तरीके से स्वतंत्र होकर हम लिखेंगे, हम किस तरीके का न्याय इसमें करेंगे, किस तरीके से हम स्वतंत्र रहेंगे, किस तरीके से हमारा क्या रहेगा, ये सारे चीज़ उन्होंने कहा। उन लोगों ने मिल के कहा, जो 284 लोगों ने जिस समय साइन किया था, उस पर लिखने के बाद साइन इन हुआ था, तो सारे लोगों ने जब मिल के बोला है कि जब भी हम संविधान लिखेंगे तो पहले ही प्रस्तावना में ही लिख दिया गया था कि देखो भैया आप इसमें आप लोग नहीं आओगे, आपका राजी मर्जी नहीं चलेगा, हम इस संविधान को अपने अनुसार चलाएंगे। जब भी चलाएंगे तो हम अपने अनुसार इसको लिखेंगे और चलाएंगे, हम पेश करेंगे। तो अब उसको देखो, कब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य पेश किया था। उद्देश्य मीन्स होता है क्या, प्रस्ताव। प्रस्ताव को ही हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। उद्देशिका अगर पूछेगा तो भैया ये प्रस्तावना ही है। प्रस्ताव किसने पारित किया था, प्रस्ताव कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को। इतना आप लोग ध्यान देना। आप लोग अगर पेपर देने वाले और अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले इंसान बच्चे हो तब समझना इसको, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, समझाने के लिए बहुत सारे समझाते हैं, जिसको समझ में आ जाए। आजकल तो न्यू टीचर भी उल्टे सीधे चली हैं, उनकी तो बात ही खत्म करो फिलहाल में। अब इसके बाद देखो क्या है, संविधान को अधिकार देने का स्रोत क्या होता है। जैसे संविधान को अधिकार देने का स्रोत क्या है, अब पहले ही किस तरीके से उसे लिखा गया कि हम भारत के लोग। तो जब हम भारत के लोग हैं, ये हमारा मेन स्रोत है, ये क्या है, हमारा तत्व है, ये हमारा स्रोत है। पहले लिखा गया कि हम भारत के लोग, ये क्या है, ये एक तत्व है, ये एक क्या है, ये एक अपना स्रोत है। हम लोगों ने स्रोत पेश किया, अब स्रोत पूछेगा संविधान का स्रोत क्या है, तो अब आप बताना कि हम भारत के लोग, ये हमारा स्रोत है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है। अब इसकी भारत की जो संविधान हमारा राज्य है उसकी प्रकृति क्या है, किस तरीके से हमें चलाना है, हम उसमें क्या क्या डालेंगे। तो जब हम भारत के लोग लिखा गया तो उसके बाद उसमें लिखा गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। पंथनिरपेक्ष का मतलब बताऊंगी आपको, समाजवादी का मतलब, लोकतांत्रिक का मतलब, गणराज्य का मतलब, ये क्या होता है ये आपको बताऊंगी। लोकतांत्रिक हमारा जो भारत हमारा है लोकतांत्रिक भी है, गणराज्य भी है, हमारा पंथनिरपेक्ष भी है, हमारा समाजवादी भी है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे कि क्या है। इसमें डिटेल में बता रही हूँ, डिटेल में आप लोग समझते जाना।
अब दिया गया है, ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, लिखा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या होता है आपको यहाँ भी बताएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, पहले ही लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, समझ में आया, तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजवादी, आर्थिक, ये सब न्याय हम दिलाने के लिए। तो अब न्याय के बारे में बता दूंगी क्या क्या है। समाजवादी है, आर्थिक है, समाजवादी का आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में भी बताऊंगी। इसमें स्वतंत्रता किस टाइप का आपको मिलेगा ये भी बताऊंगी। तो सुनो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हम जो भारत के, हम अपने भारत अपने आंतरिक या फिर बाहरी निर्णय लेने में संपन्न है। पहले ही उद्देश्य से जब ये पेश किया जा रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य पेश किया था, तो क्या बोला था कि अंग्रेज तुम लोग भी हमारे प्रस्तावना को, हमारे संविधान को लिखने के लिए आप भी आ जाओ। नहीं, आप इसमें एंट्री नहीं करोगे, हम अपने तरीके से लिखेंगे। हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, हम ऐसा बनना चाहते हैं, हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए कि हम सब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए हमारा। क्योंकि अगर हम चाहें तो हम भारत के जितने भी लोग हैं अपने आंतरिक और अपने बाहरी, बाह्य, यानी कि हम दोनों निर्णय लेने में हम संपन्न हो। तो इसका मतलब यही होता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब आप लोग समझे कि हम अपने अंदर, जैसे घर का निर्णय, हम अपने बाहर का निर्णय लेने में संपन्न हैं। भैया तुम पड़ोसी हो तो पड़ोसी के टाइप रहो, तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उधर ही रहो, हम अपने घर का निर्णय स्वयं हम लेंगे। तो इसी तरीके से अपने भारत के जो भी नागरिक थे, जो भी लीडर थे, जो भी नेता लोग थे, जिनको बोला गया था कि आप संविधान अपना बना लीजिए, तब उन्होंने कहा था, ये उद्देशिका में पहले ही डाल दिए थे, उद्देश्य में, प्रस्तावना में, कि भैया हम इस तरीके से निर्णय लेंगे कि आप उसमें आके अपना विचार पेश न करिए। ये विचार किसका रहेगा ये भी आप समझना, ये हमारे भारतीयों का विचार रहेगा। हमारा भारतीय इस पे स्वतंत्र है, उसका अभिव्यक्ति स्वतंत्र, हर चीज़ वो है, आपका निर्णय नहीं चलेगा। आप चाहे तो आप हमें स्वतंत्र करिए या न करिए, लेकिन जब हम निर्णय लेंगे तो उसमें आपका साथ नहीं मुझे चाहिए। हम अपने स्वयं का मालिक हैं। तो ये क्या हुआ कि हम स्वयं के मालिक हैं। हम आपका नहीं समझेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप अपना विचार पेश करके मुझे समझाइए, नहीं, आपका नहीं चाहिए। हम अंदरूनी और बाहरी, यानी अपने घर का, आप लोग को पता होगा कि अपने घर का फैसला आपके बड़े बुजुर्ग कर लेते हैं, और बाहर का भी फैसला बड़े बुजुर्गों को ही दिया जाता है कि आप बाहर से, बस बाहरी लोग आपके घर में एंट्री न करें तो आपका घर नहीं टूटेगा। अगर बाहरी एंट्री आपके घर में कर देते हैं तब आपको घर को तोड़ने में बहुत लोग मज़े उठाएंगे। ठीक है, तो समझना, ये समझना कि हमारे घर में कोई दूसरे का अगर विचार चलने लगा, दूसरे अपना समझौता देने लगा यहाँ पे, तब तो हमारा घर बिखर जाएगा। इसी तरीके से अपना देश है, और देश को चलाने के लिए हमें आप बाहरी लोगों की ज़रूरत नहीं है, हम अपना स्वयं चलाएंगे। हम अपना स्वयं स्वतंत्र हैं और हम अपना स्वयं ही लिखेंगे संविधान और बनाएंगे किस तरीके से अपने भारत के लोगों को लेके चलना है। इस तरीके से उन्होंने अपना बताया। तो आपने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समझ लिया। उसके बाद आता है कि समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है कि पूरे समाज का हित हम मिलजुल के करेंगे। हम लोग आपस में मिलजुल के भाईचारा के तरह रहेंगे। हम लोग मिलजुल के सारे निर्णय लेंगे। हम लोग मिलजुल के सारे काम को करेंगे। हम बाहरी को अब यहाँ पे नहीं चाहते हैं, हम आपस में मिलजुल के रहेंगे। तो समाजवादी का ही मतलब, समाजवादी सामाजिक लोग होना चाहिए। सारे लोग कहते हो ना कि हम लोग सामाजिक हैं, हम लोग सामाजिक हैं। 10 लोग अगर भारत के मिल के खड़े, मतलब अपने भारत के लोग मिल के खड़े हुए हैं, तो अगर उसी में कहीं और देश के कोई आ गया
तो आप लोग मिलजुल के भाई आपस में कितना भी दुश्मनी रहेगा, आप आपस में अपने घर में अपने चाहे अपने देश में लड़ते रहो, उससे मतलब नहीं है। कोई बाहरी विदेशी आके आपसे लड़ना शुरू करे तो आप नहीं लड़ने दो, वो कहे नहीं हम लोग आपस में भाईचारा मिल के रहेंगे, अब दुश्मनी खत्म, भूल के आप उसको मारने लगोगे। तो यही चीज़ होता है अपना क्या चीज़ है, ये समाजवादी। आता है फिर पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि अपना भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष है, अपना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत है। समाजवादी का अपना भारत है, पंथ निरपेक्ष अपना भारत है। इसका मतलब सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्म यानी पूजा करो, पाठ करो, नमाज करो, कुछ भी करो, आप पंथ निरपेक्ष हमारा भारत है। इस पंथ निरपेक्ष भारत में आप कुछ भी कर सकते हो, पूजा पाठ, अपना गाना बजाना, नाचो गाओ, ठुमके लगाओ, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हो उसको भी कौन देखता है। तो नहीं, अगर कोई गलत तरीके से आपको शिक्षा दे रहा है तो उस पर आपको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। नहीं, आप एक गलत है। बच्चे को हम शिक्षा देने के लिए आते हैं, ना कि हम बिगाड़ने के लिए। अगर हम कहें कि हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े नहीं हैं इसलिए हम ये काम करते हैं, तो छोटे से कपड़े ना, छोटे से कपड़े पहन के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 2 साड़ी में मैंने 200 वीडियो बना दिए मान लीजिए, और कोई छोटे से कपड़े पहन के अपना वीडियो बनाए ऐसे करके, तो बच्चे का एनी टाइम उसका इस बोर्ड पे नहीं, वो खुल्लम खुल्ला चीज़ पे ही, खुल्लम खुल्ला लोगों पे ही जाएगा। तो इस तरीके से वीडियो बनाना अश्लीलता है। पढ़ाने वाले एक टीचर हो या फिर डांसर लोग हो, कुछ भी हो, किसी को भी बता रही हूँ, बहुत अच्छे से काम करो जो भी कर रहा है। मैं मानती हूँ कि वायरल हो जाओगी तुम्हें देखने वाले लोग देखेंगे, लेकिन ये देखो कि तुम्हारे को लोग किस नज़र से, किस तरीके से, कैसे देख रहे हैं, ये तो समझो पहले। छोड़िए दूसरे की बात। पंथ निरपेक्ष अपना है भारत जो पंथ निरपेक्ष। एक धर्म निरपेक्ष होता है जो चाइना में चलता है। चाइना में क्या है, धर्म निरपेक्ष। ये धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि आप अपने जो कार्य कर रहे हो स्वयं आप नहीं कर सकते हो, उसमें आप अपने धर्म के अनुसार काम नहीं करोगे। यहाँ पे पंथ निरपेक्ष भैया सभी लोग मिलजुल के करो। तो आपको 3 समझ में। अब होता है लोकतांत्रिक। इसका मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि लोगों द्वारा चुने गए शासक लोकतांत्रिक कहलाता है। जिस तरीके से हम लोग चुनते हैं किसको, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, ये जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। हम लोग उनको चुनते हैं कि नहीं इस तरीके का हमें इस बार प्रधानमंत्री चाहिए देश को चलाने के लिए, हम जनता ही चुनते हैं। नहीं चुनेंगे तब वो उस पोस्ट पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन चुनना जरूरी है भाई, हमें ज़रूरी है प्रधानमंत्री की, हमें मुख्यमंत्री की, राज्यपाल की, हमें हर एक लोगों की ऐसी ज़रूरत है कि नहीं इस देश को चलाने के लिए कोई तो शासन होना चाहिए। शासन जरूरी है, शासन सबको ज़रूरी है। अगर शासन न होता तो लोग अपने मन का घूमते फिरते, कोई दिक्कत ही नहीं, वो अपना आराम से मौज मस्ती करते, कोई किसी को गाली दे देता, कोई किसी को कुछ कर देता। इसलिए अनुच्छेद जो 395 लिखा गया है, बनाया गया है, तो 395 में कहा गया है भैया आप ये काम आपको नहीं करना है, जो नहीं करना है उसमें, और जो स्वतंत्रता आपको मिली है उसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटी क्या मिली है, फंडामेंटल राइट क्या है, सारे चीज़ आपको उसमें समझना होगा। ये तो अपना प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल में आप लोग समझ रहे हो अभी। अब आता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को जनता नहीं, जनता द्वारा राष्ट्रपति नहीं चुने जाते हैं, जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं शासक, और ना तो ये जन्म के अनुसार रहते हैं। जो हम लोग लोकतांत्रिक गणराज्य में देखे कि हम लोगों ने शासक चुने थे, अब उसमें जो MP या MLA लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये राष्ट्रपति को वोट देते हैं। हाँ, उनका वोट अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, और लोगों का प्रत्यक्ष वोट होता है, लेकिन जो राष्ट्रपति हैं इनका अप्रत्यक्ष है। क्या आपने राष्ट्रपति का कभी वोट दिया है? क्या आपने उपराष्ट्रपति का वोट कभी दिया है? आपने कभी राज्यपाल को वोट दिया है? तो इन लोगों का अप्रत्यक्ष तरीके से वोटिंग होता है, निर्वाचन होते हैं, ना कि हम लोग जनता द्वारा चुने जाते हैं। समझ में आया? बोरिंग तो ना लग रहा है? बोरिंग न लगना चाहिए, पढ़ाई में बोर नहीं होना चाहिए। पढ़ाई को इतना अच्छा से कवर करो ना कि समझो कि आप लोगों ने किसी चीज़ को पाने के लिए ये
सक्षम हो। तो कुछ पाने के लिए आप लोग को थोड़ा सा माइंड इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है क्या चीज़, ग्रंडाराज हो गया। प्रस्ताव में उद्देश्य कौन सा है, अब बताओ। इतने प्रस्ताव जो आपने प्रस्तावना में, इसमें उद्देश्य क्या क्या है, इसमें उद्देश्य क्या क्या है। तो उद्देश्य आपका क्या है, यह है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पहले अपना होता है जो उद्देश्य, सिर्फ 2 टाइप के होते हैं। उद्देश्य अगर सिर्फ पूछेगा, सॉरी देखो, उद्देश्य पूछेगा तो 2 टाइप का, एक होता है न्याय और एक होता है स्वतंत्रता। एक होता है कि न्याय और एक होता है स्वतंत्रता। इन दोनों में अंतर क्या है। अब जो न्याय कौन सा है पूछेगा तो उसी को कहना है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। क्या क्या न्याय है, आपको न्याय है, हमें न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हमारे पास न्याय है। क्वेश्चन में पूछेगा न्याय कितने टाइप, कौन से होते हैं, तो आप लिख सकते हो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ही हमारा न्याय है। स्वतंत्रता पूछेगा, उसमें आपको स्वतंत्रता भी लिखा गया है, बताया गया है। तो उसमें कहना है कि स्वतंत्रता मतलब कौन सा था, कहना विचार, विचारों का विचार से हम स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति से स्वतंत्र हैं, विश्वास, धर्म और उपासना की हमें स्वतंत्रता है। क्या क्या, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। इस तरीके से जब आपको प्रस्तावना पूरा याद रहेगा तब आप लोग इसे अच्छे से बना सकते हो। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल में आप लोगों को इतना अगर समझ में आया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अच्छे से इसे देख सकते हो। अन्यथा आप लोग जो भी क्वेश्चन करते हो उसको आप लोग पूरे ढंग से समझा करो, सीखा करो कि इसमें क्या क्या दिया गया है। पसंदीदा जो होते हैं टीचर, उनको चुनना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन दूसरे गलत लोगों का वीडियो देखना, गलत लोगों को सपोर्ट तो कर ही देते हो तुम लोग भी, तभी तो वायरल कोई हो जाता है। हाफ अब क्या कहूँ, गंजी चाहे कुछ में, बैनियान चाहे कुछ भी, किसी चीज़ में आ जाती हैं सब, तो देखते हो। तो ये सब बंद करो, उसको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे टीचर ये अपने भारत में जो युवा अवस्था वाले बच्चे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। और जितने भी बिहार के, यूपी के लोग हैं ना, वो तो बने ठीक ठाक हैं, लेकिन और वैसे टीचर मिल जाएंगी तो गड़बड़ी कर देंगी। थैंक यू।